ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय अन्य वक्तागण, सभी उपस्थित अतिथिगण, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, और अन्य मित्रों, सबसे पहले तो मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इस महिला महाविद्यालय को हार्दिक बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया है। होलिस्टिक अप्रोच ऑफ ट्राइबल कल्चर। आज इस विषय की बहुत आवश्यकता है। यदि हमें भारतीय संस्कृति को बचाना है तो भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग ऐसी आदिवासी संस्कृति को भी बचाना होगा, और उसका जो समग्र दृष्टिकोण, उसके संबंध में उन सब की चर्चा यहाँ पर होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी भी चर्चाएं होगी 3 दिन में, इनके कारण एक बदलाव आएगा हमारे समाज में, हमारे देश में। इसकी जो असर होगी धीरे धीरे दूसरी जगह पर भी उसकी असर आएगी, और धीरे धीरे यह परिवर्तन आएगा। जनजातीय संस्कृति, कई विषय पर यहाँ जो चर्चा होने वाली है, मुझे जानकर प्रसन्नता हुई। जनजातीय संस्कृति, आदिवासी संस्कृति का समग्र दृष्टिकोण, यह तो मुख्य विषय ही है। राष्ट्र के विकास में जनजातीय समुदाय, भारत में जनजातीय विकास और वैश्वीकरण, भारत के आदिवासियों पर भूमंडलीकरण, impact of globalization on religion and cultural changes in tribal communities in India, ऐसे कई महत्वपूर्ण विषय पर, विशेष करके ट्राइबल कम्युनिटी एंड एजुकेशन, ट्राइबल फिलॉसफी एंड रिलीजन, ऐसे कई विषयों पर जो चर्चा होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि अत्यंत महत्वपूर्ण ये चर्चाएं अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रदान करेगी, और इसके लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विशेष रूप से महिला महाविद्यालय को मैं अभिनंदन देना चाहूंगा। और जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, इस आयोजन के कार्यक्रम में, आयोजन समिति के सदस्यगण और बाकी और भी जिन्होंने इसमें अपना नेतृत्व प्रदान किया है, जो संयोजक हैं, इन सबको भी मैं बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे यह अवसर प्रदान किया है कि मैं अपने कुछ अनुभवों को इस माध्यम से आप सबके साथ शेयर कर सकूं। इस अवसर पर, जबकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, वैसे तो मुझे वहां पर आने की बड़ी इच्छा थी, क्योंकि बनारस यूनिवर्सिटी के बारे में कितने वर्षों से हम सुनते आए हैं। इस प्रकार से पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1-1 रुपये का चंदा इकट्ठा करके यह 1916 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की। किस प्रकार से एक अनूठी वह संस्था है, इसके बारे में सुनते आ रहे थे। तो बहुत इच्छा थी वहां पर एक बार विजिट करें, परंतु कुछ ऐसा योग बना कि कल यहाँ पर हमारे रामकृष्ण आश्रम राजकोट में श्री माँ शारदा देवी की जन्म जयंती थी, इसलिए यहाँ रहना बहुत आवश्यक था। और कल फिर मुझे त्रिवेंद्रम जाना है, पहले से कार्यक्रम सब तय हो गए थे, इसलिए मैं भी ऑनलाइन ही आप लोग के साथ जुड़ रहा हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि कम से कम ऑनलाइन भी मैं पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहा हूँ इस माध्यम से।
साथ साथ में बिरसा मुंडा, जिनकी शताब्दी मनाई जा रही है देश में। बिरसा मुंडा आदिवासियों के एक बहुत बड़े विलक्षण ये नेता थे, और मैं तो वहां रांची में रहा, बिरसा मुंडा की जन्मभूमि में 10 वर्षों तक रहा, इसलिए विशेष करके उनके प्रति भी श्रद्धा निवेदन करता हूं। तो सबसे पहली बात मैं जो कहना चाहूंगा वह यह है कि यह जो हम जब बात कर रहे हैं आदिवासी संस्कृति का समग्र दृष्टिकोण, तो समग्र दृष्टिकोण की जब बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि आदिवासी संस्कृति को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। आदिवासी जनजाति का विकास यदि उनकी संस्कृति को तोड़ करके किया जाएगा तो उनके लिए भी, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए ये बड़ा हानिकारक होगा। और उनकी संस्कृति को बनाए रखते हुए, उनकी धर्म की आस्था को बनाए रखते हुए, बिना धर्म परिवर्तन किए उनको उचित शिक्षा का प्रबंध करा करके उनका विकास किया जाए। सभी प्रकार का विकास, न केवल सांस्कृतिक विकास बल्कि आर्थिक विकास और साथ साथ में आध्यात्मिक विकास, ये यदि किया जाएगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, वे जब अमेरिका गए थे वहां पर उन्होंने भारतीय संस्कृति की ध्वजा को फहराया। जैसा आपको मालूम है 1893 में शिकागो विश्व धर्म सभा में उनके जो भाषण हुए, उनके बाद सारे विश्व में यह बात फैल गई। जिस देश को हम असभ्य समझते थे, अशिक्षित समझते थे, जिस देश को हम अत्यंत नगण्य समझते थे, उस देश में स्वामी विवेकानंद जैसी प्रतिभा है। और उस देश की संस्कृति, उस देश का धर्म, उस देश की अध्यात्म, उस देश का ज्ञान इतना महान है कि हमको वहां से ज्ञान लेना चाहिए। उनके प्रवचन के बाद 11 सितंबर 1893, 11 सितंबर 1893, वो भी 9/11 ही था। ये बात अलग है कि हमने वो 9/11 में स्वामी विवेकानंद ने जो भारतीय संस्कृति का जो मुख्य जो उपदेश है, वसुधैव कुटुंबकम और विश्व भातृत्व और सर्वधर्म समन्वय, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती और सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जो बातें की थी स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म, उसको नहीं अपनाया। इसलिए 108 वर्षों बाद फिर 9/11 दूसरा हुआ और न्यूयॉर्क में वर्ल्ड टावर गिर गए। ये सब तो इतिहास है। परंतु स्वामी विवेकानंद ने जब अपना प्रवचन किया और वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन में विश्व वह जो धर्म सभा थी, तब दूसरे दिन समाचार पत्रों में स्वामी विवेकानंद के फोटो छपे, गली गली में उसके पोस्टर छपे, और एक रात में पूरा परिवर्तन हुआ। मदारियों का देश, असभ्य देश, ऐसे देश को सबसे ज्यादा सम्मान मिलने लग गया। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने क्या लिखा? न्यूयॉर्क हेराल्ड ने कहा कि इतने सारे गुरु आए हैं, सारे विश्व के धर्म गुरु आए हैं, पर उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है स्वामी विवेकानंद। The greatest figure undoubtedly in the world polyam of religions is स्वामी विवेकानंद। और दूसरा वाक्य और भी महत्व का है, कहा after listening to him we feel how foolish on our part to send missionaries to India. Their religion is so great, rather we should invite missionaries from India. उनका धर्म तो इतना महान है कि हमको वहां से मिशनरी को यहाँ लाना चाहिए। यह जो बात है अत्यंत मार्के की है। आज जब हमारे आदिवासी भाई बहन धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो उनको यह बताना आवश्यक है कि उनकी खुद की संस्कृति एक महान संस्कृति है, भारतीय संस्कृति का भाग है। स्वामी विवेकानंद ने तो 1897 में जब वापस लौटे, एक विश्व विजयी का जैसा स्वागत होता है ऐसा स्वागत उनका हुआ। उसके उत्तर मैंने जो प्रवचन दिए, अत्यंत अग्निमय प्रवचन, अत्यंत ओजस्वी प्रवचन, उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, ये संदेश उन्होंने दिया। और 1000 साल की गुलामी की निद्रा में सोया हुआ भारत जाग गया। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा
कि इंडिया शैल कॉन्कर द होल वर्ल्ड बाय स्पिरिचुअल कल्चर। भारत समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करेगा अपनी आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा। स्वामी विवेकानंद भविष्यवेता नहीं थे, वे युग दृष्टा थे। जो जो बातें उन्होंने कही सब सच पड़ी है। उन्होंने कहा था 1897 में 50 वर्षों के भीतर भारत स्वाधीन होगा बिना युद्ध किए। ठीक 50 वर्षों बाद भारत स्वाधीन हुआ 1947 में। स्वामी जी ने यह भी कहा था 1893 में प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट के यहाँ जब थे तो मिसेस राइट ने अपनी डायरी में लिखा कि स्वामी जी ने कहा था जब ब्रिटिश लोग भारत छोड़ देंगे बहुत बड़ी संभावना है चीन भारत पर आक्रमण करे। वो हुआ 1962 में चीन ने आक्रमण किया। तो जो जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था वे भी उस तरह से सब बातें ठीक हुई है। एक और बात उन्होंने कही थी कि इंडिया शैल कॉन्कर द होल वर्ल्ड बाय स्पिरिचुअल कल्चर। भारत समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करेगा अपनी आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा। कौन सी संस्कृति? जो संस्कृति मानती है कि सारे विश्व के लोग उनके साथ भ्रातृत्व होना चाहिए। विश्व भ्रातृत्व में जो मानता है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती में जो भारतीय संस्कृति मानती है कि सभी धर्म एक ही परम सत्य तरफ जाने के विभिन्न मार्ग हैं, जो संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम में मानती है, जो संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ऐसा मानती है, जो सारे विश्व के कल्याण के लिए मानती है, अहिंसा परमो धर्म, ऐसी जो संस्कृति है भारतीय संस्कृति, इस संस्कृति के द्वारा जब विश्व पर विजय प्राप्त होगा तो सारे विश्व का कल्याण होगा। सारे विश्व में अहिंसा आएगी, सारे विश्व में भ्रातृत्व होगा, सारे विश्व में धर्म धर्म के बीच के झगड़े और उच्च वर्ण निम्न वर्ण के बीच के झगड़े सब समाप्त हो जाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद ने वहां पर भारतीय संस्कृति की पताका जगाई थी अमेरिका में। एक बार एक अमेरिकन महिला ने उठकर कहा कि मैं स्वामी यू आर बोस्टिंग टू मच अबाउट योर इंडियन कल्चर, अबाउट योर कंट्री, परंतु आपके यहाँ पर इतनी गरीबी क्यों है, क्यों आपका राष्ट्र आज पिछड़ा हुआ है? तब स्वामी विवेकानंद का यस यू आर राइट। इसके लिए हमारी आध्यात्मिक संस्कृति जवाबदार नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। हमारा वेदांत तो यही कहता है, त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार उतवा कुमारी त्वम जीड़ो दंडेन वंचसी त्वम जातो भवसी विश्वतो मुखः। हे प्रभु, तुम ही स्त्री हो, तुम ही पुरुष हो, तुम ही वह वृद्ध हो जो लाठी के सहारे चलता है, सर्वत्र प्रभु तुम ही तुम हो। यह हमारे वेदांत की संस्कृति हम भूल गए और जात पात के भेदभाव में लग गए। और विशेष करके हमने दो महान पाप किए। उस दो महान पाप की सजा के रूप में हमको 1000 साल की गुलामी भोगनी पड़ी। कौन से दो महान पाप? एक नेग्लेक्ट ऑफ द मासेस, एक महान नेशनल सीन है, हमारा राष्ट्रीय पाप हमने किया। क्या? हमारे जो निम्न वर्ण के लोग थे, आदिवासी भाई लोग थे या दूसरे भी जो हमारे निम्न वर्ण के लोग थे, उनके प्रति हमने उनको भुला दिया, उनके विकास के बारे में कुछ भी नहीं सोचा और उनको हमने घृणा की। दुर्म अप्सर चांडाल, ये हमने किया। और दूसरा, नारी जाति के प्रति हमारे अत्याचार। ये दो पाप हमने किए हैं जिसकी सजा के रूप में भारत पिछड़ गया। अब जब भारत स्वाधीन हो गया है तो फिर से हमको उस भारतीय संस्कृति जिसमें कोई भेदभाव की बात ही नहीं है, सभी जाति के लोग, सभी जाति के लोग, उच्च वर्ण हो, निम्न वर्ण हो, धनवान हो, गरीब हो, सबके लिए यही कहा गया कि सभी में वही एक परमात्मा है, वही एक आत्मा है, दिव्य आत्मा विराजमान है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, नेशनलिटी। यह जो वेदांत दर्शन, इसकी आज बहुत आवश्यकता है और ये आदिवासी भाइयों में हम लोग फैलाते हैं तो अब हम देखेंगे उसका बहुत बड़ा अच्छा परिणाम होगा। और इन सभी समस्याओं का जो समाधान है, यदि हमें आदिवासी संस्कृति को बजाय रख करके उसको ठीक रखते हुए आदिवासी जातियों का विकास यदि करना है तो उसके लिए एक जादुई चिराग है। उस जादुई चिराग का नाम है, स्वामी विवेकानंद ने कहा, शिक्षा। एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन अलोन इज द पैनेशिया ऑफ ऑल आवर इविल्स। शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है, शिक्षा। तो सबसे पहले हमारे आदिवासी जाति को
शिक्षा देनी पड़ेगी। पर किस प्रकार की शिक्षा? जिस प्रकार की शिक्षा हम अभी दे रहे हैं उस प्रकार की शिक्षा नहीं, पर जिस प्रकार की शिक्षा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, उसमें कुछ बातें ली है, सभी नहीं है स्वामी विवेकानंद की, परंतु कुछ बातें ली है, उसको जब तक हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते तब तक वो शिक्षा का प्रभाव नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, व्हाट वी वांट इज मैन मेकिंग एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन। हम ऐसा चाहते, ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो, मनुष्य का निर्माण हो। पर आज को ऐसी चिंता नहीं, आजकल केवल कैरियर डेवलपमेंट की बात होती है, कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात होती नहीं, मनुष्य निर्माण की बात नहीं होती है, लाइफ स्किल्स नहीं सिखाई जाती हमारी शिक्षा में, वैल्यूज नहीं है, मूल्यनिष्ठ शिक्षा नहीं है। और दूसरी बात है, उन्होंने कहा ऐसी शिक्षा जो उनको अपने पैरों पर खड़ा रहना सिखा दे, नॉट आस्किंग। कई लोग हम बोलते हैं कि आपके वेदांत में आपके पास क्या है, ये इतनी सारी समस्या है, उसका समाधान है? मैंने कहा समाधान स्वामी विवेकानंद ने दिया है। क्या समाधान है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। स्वामी विवेकानंद का अनएम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और ये हमने करके दिखाया है। ईश्वर की कृपा से मैं 10 वर्षों तक रांची में था, रांची मोराबादी में हमारा केंद्र है, दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र, जिसे बेस्ट केवीके का अवार्ड भी मिला हुआ है 2 बार। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की जो कृषि विज्ञान केंद्र स्कीम है, उसका प्रारंभ हुआ, उसके पहले से हम लोगों ने दिव्यायन प्रारंभ किया था, उसके पहले से। और 1977 टू 1987, 77 से 87 वर्ष, 1987 तक 10 वर्षों तक मैं उसमें था, मुराबादी रांची में दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र में मैंने वो प्रोजेक्ट देखा था। इसलिए मैं आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं किस प्रकार से आदिवासियों का विकास हम लोग कर रहे हैं। तो वहां पर जो हम लोग दे रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद की कुछ बातें हैं कि उनकी संस्कृति को बजाय रखते हुए हमें शिक्षा देना, यही हम कर रहे हैं। दूसरा, उनको शिक्षा ऐसी देनी चाहिए कि अपने पैरों पर खड़े रहे। हाई नौकरी दो, हाई नौकरी दो, हाई नौकरी दो, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट, अप्लाई अप्लाई, नो रिप्लाई, उस प्रकार की शिक्षा नहीं। अब दूसरों को नौकरी दे सके, इस प्रकार से आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भरता वाली शिक्षा, आत्मविश्वास वाली शिक्षा, ये देने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। 1969 में हमने वो दिव्यांग शुरू किया रांची में। बाद में 1977 में कृषि विज्ञान केंद्र स्कीम आई, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो उन्होंने कहा कि आप तो अच्छा काम कर रहे हैं, यही काम हम भी करना चाहते हैं, तो आप ICAR के साथ जुड़ जाइए और उसका नाम कृषि विज्ञान केंद्र कर दीजिए। तो हमने तब से वो दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र उसका नाम हो गया। उसमें हम लोगों ने क्या किया है, किस प्रकार से हम लोग आदिवासियों का विकास कर रहे हैं, उसकी मैं झलक देता हूं। हम लोग वहां पर देते हैं आदिवासियों को, सबसे पहली स्वामी विवेकानंद की बात थी, एजुकेशन टू द masses, टू द लोअर पीपल शुड बी गिवन नॉन फॉर्मली, अनौपचारिक शिक्षा। क्यों? स्वामी विवेकानंद ने दीवान जी को लेटर लिखा था, हरिदास बिहारीदास देसाई, ये दीवान थे जूनागढ़ के, उनको स्वामी जी ने अमेरिका से लेटर लिखा, दीवान जी सभी समस्याओं का समाधान है शिक्षा, जब तक इनको शिक्षा नहीं दी जाएगी हमारे निम्न वर्ण के लोगों को, आदिवासी भाइयों बहनों को, तब तक उनका विकास नहीं होगा। पर उन्होंने ये भी कहा, पर यदि आप प्रत्येक स्कूल में पाठशाला खोल देंगे फिर भी वह बच्चा आपकी पाठशाला में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इतना गरीब है, अपने पिताजी के साथ हल जोतने के लिए जाएगा। उपाय क्या है? समाधान बोले मैंने सोच के रखा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, देखिए कितने वे युग दृष्टा थे, उन्होंने ये सब सोच के रखा। समाधान क्या हो सकता है? उन्होंने कहा समाधान यही है कि यदि इफ माउंटेन कैन नॉट गो टू मोहम्मद, लेट मोहम्मद गो टू माउंटेन। यदि पर्वत मोहम्मद के पास नहीं जा सकता है तो मोहम्मद को पर्वत के पास जाना चाहिए। यदि ये लोग शिक्षा तक नहीं पहुंच सकते, शिक्षा को उनके पास पहुंचना चाहिए। तो जहां पर वे लोग अपने हल चलाते हैं वहीं पर शिक्षा को दो, अनौपचारिक शिक्षा दो, ऑडियो विजुअल मीडियम के माध्यम से दो, सरल भाव से दो, और वो जिस सब्जेक्ट में उनको इंटरेस्ट है उस प्रकार की शिक्षा दो। द टॉपिक शुड बी रेलिवेंट टू देयर डेली लाइफ। ये सब बातें स्वामी विवेकानंद ने 1894 में कही। आज भारत सरकार ने उस पर अमल करना थोड़ा थोड़ा शुरू किया है। तो हम लोगों ने वहां क्या किया, रांची में
हमने ट्राइबल्स लोगों को बुलाते हैं हम लोग, पहले तो ऐसे तो आएंगे नहीं, हम लोग क्या करते हैं, वो रामायण, उनको रामायण बहुत अच्छी लगती है, वो लोग हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो संपूर्ण रामायण नाम की एक फिल्म हम लोग उसको बताते थे, 3 घंटे की फिल्म थी, फीचर फिल्म, उसको लेकर के जाते थे। और वहां पर तो इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, उस समय रांची बिहार में था, अब तो झारखंड हो गया, उस समय बिहार में था, और इलेक्ट्रिसिटी उस समय तो बहुत ही खराब हालत थी। तो हम लोग जनरेटर अपने साथ अपने कंधों पर ले जाते थे, पहाड़ों पर चढ़ते थे, वहां जनरेटर शुरू करके वो फिल्म दिखाते थे, और फिल्म में जब इंटरवल आता था तब हम अनाउंस करते थे कि हम लोग रांची से आ रहे हैं, वहां हमने दिव्या नाम की संस्था शुरू की है। इस प्रकार से वहां सभी प्रकार की ट्रेनिंग की व्यवस्था है, एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बी कीपिंग, डेयरी, गौशाला भी है, गौशाला में भी ट्रेनिंग देते हैं, कारपेंट्री है, लोहार काम है, ब्लैक्समिथी है, और मुर्गी पालन है, गो पालन है, कृषि है, और बागवानी है। ऐसे बहुत प्रकार के प्रोग्राम, और मधुमक्खी पालन, ये सब प्रोग्राम हम लोग देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आपको प्राइस नहीं लगेगा, कोई कीमत नहीं लगेगी, कुछ भी आपको रुपया नहीं देना है, खाना पीना सब हमको आपको फ्री करेंगे, ट्रेनिंग का भी कुछ खर्चा नहीं देना है। आप लोग आइए, पहले 6 हफ्ता का ट्रेनिंग लीजिए, फिर अच्छा लगे तो फिर 3 महीने का स्पेशल ट्रेनिंग लीजिए। उस प्रकार से हम उनको बुलाते थे, और ये ट्राइबल तो कभी बाहर निकले नहीं थे, तो आते थे जब वहां पर अभी हॉस्टल बिल्डिंग वगैरह, तो उनको तो पहले से उनको सिखाना पड़ता था कैसे रहना है, क्योंकि वो तो जंगल में रहे हैं, और उसी प्रकार की उनकी लाइफस्टाइल थी। उनको धीरे धीरे करके ये सब उनको पूरा नो हाउ देते थे, कैसे रहना, कैसे खाना, कैसे पीना, एक साथ बैठ के उनको खिलाते थे। इतना अच्छा भोजन उन्होंने कभी नहीं किया था, पौष्टिक आहार नहीं लिया था, सब उनको देते थे। और उनका एक फिक्स रूटीन था, सुबह उठेंगे, सबसे पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद व्यायाम करेंगे, परेड करेंगे, उसके बाद में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा। थ्योरेटिकल ट्रेनिंग बहुत कम रखते थे, क्योंकि ये कौन कैसे हैं, इलिटरेट, अनपढ़, पढ़े हुए को बुलाते नहीं थे, बोले पढ़े हुए हमको नहीं चाहिए, हमको अनपढ़ चाहिए, या न्यू लिटरेट, 4th-5वीं कक्षा तक पढ़ा है ठीक है, हमको ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं चाहिए। अनपढ़ है उनको पढ़ाना है, उनको हमको शिक्षित करना है, प्रॉपर वे ऑफ एजुकेशन, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एजुकेट द एजुकेटेड। ये हमने देखा है कि इनका पहले वो इरेज करने में, डस्टर से इरेज करने में बहुत टाइम जाता है, ये क्या है, क्लीन स्लेट है, तुरंत लिख सकते हैं। तो अनएजुकेटेड को हम लेते हैं, एजुकेट करते हैं वहां पर। इस प्रकार से वो न्यू लिटरेट, इलिटरेट सब आते हैं, उनको हम लोग थियोरिटिकल केवल बहुत 20% ही रहता है, बाकी सब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहता है, 1-2 क्लासेस रहती है, फिर एक साथ दोपहर को फिर भोजन करते हैं, भोजन के बाद थोड़ी पढ़ाई होती है, फिर उसके बाद में फिर शाम को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं, फिर शाम को प्रार्थना करते हैं, फिर हम ऑडियो विजुअल दिखाते थे, तो शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद से फिल्म बताते थे, उससे उनको स्वदेश भक्ति आती थी, फिर सोशल फिल्म बताते थे, फिर किस क्लीनलीनेस के ऊपर फिल्म बताते थे, उसमें भी इंटरटेनमेंट भी होता था, और साथ साथ में धर्म की, रामायण महाभारत ये भी फिल्म बताते थे। ऐसी फिल्मों के माध्यम से और कुछ प्रवचनों के माध्यम से और गोष्ठी के द्वारा हम भारतीय संस्कृति और उनकी आदिवासी संस्कृति को और भी अधिक संवर्धन करने के लिए चेष्टा करते थे। तो जो मुख्य बात है, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट पर्सनालिटी, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, इस सभी प्रकार के विकास की हम लोग उसमें हमने कहा। तो जो आता था, 6 सप्ताह की ट्रेनिंग थी, तो पहले दिन आता था, पहले दिन बहुत रोता था, कभी घर से बाहर गया नहीं, घर की याद आती है, तो 2-3 दिन उनको समझाने में लगता है, कुछ लोग तो चले भी जाते थे, बोले अब रहेंगे नहीं, क्योंकि ये इस प्रकार का लाइफस्टाइल उन्होंने देखा ही नहीं कभी। तो 2-3 के बाद, तो पहले तो 2-3 दिन बहुत रोते थे, अच्छा नहीं लगता था उनको। तो फेयरवेल हमारी मीटिंग, बाद में 1.5 महीने बाद फेयरवेल मीटिंग होती, तो फिर रोते थे, क्यों, अब जाना अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए 1.5 महीने में कितना इंप्रूवमेंट हो गया। 1.5 महीना पहले ऐसा था, मोटर गाड़ी आने से दौड़ के भाग जाते थे, उनको लगता है शेर आया, इतना आवाज कर रहा है, शेर के समान गाड़ी आ रही, गाड़ी कभी देखी नहीं रास्ते। और 1.5 महीने के बाद क्या परिवर्तन हुआ, कैसा आत्मविश्वास हुआ,
कोई मिनिस्टर की गाड़ी आई, वहां पर चले गए, मिनिस्टर से बात करते, क्यों जी हमारे गांव में अभी तक बिजली नहीं आई है, कब लाएंगे आप? हाँ, वो बेचारा मिनिस्टर बोलता है ये ट्राइबल बॉय को इतना आत्मविश्वास कहाँ से आ गया? ये हम लोग जो देते हैं ट्रेनिंग आत्मविश्वास की, आत्मनिर्भरता की, सांस्कृतिक विकास की, नैतिक विकास की, आध्यात्मिक विकास की, आर्थिक विकास की, और अपने पैरों पर खड़े रहने की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, नॉट एम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार से वो लोग बाद में जाते हैं। पहले ही कहा है, नौकरी करने वाले, ढूंढने वाले यहाँ नहीं आएंगे, जो दूसरों को नौकरी देना चाहते वही यहाँ पर आएंगे। वो लोग जाते हैं गांव में, वापस जाते हैं, और अब साइंटिफिक वे में वो एग्रीकल्चर करते हैं, बी कीपिंग करते हैं, पोल्ट्री करते हैं, गोपालन करते हैं, और फिर मधुमक्खी पालन करते हैं, और इस प्रकार से भी करते हैं। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। हमारे हॉस्टल में एक लड़का था, बर्तन मारने का काम था, उसका नौकर था। एक दिन मेरे पास आया, महाराज जी ये देखिए तो वो ये लोग सब बी कीपिंग का ट्रेनिंग कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन का ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हम तो जिस गांव में आए हैं उधर तो बहुत मधुमक्खी है, तो हम ट्रेनिंग नहीं ले सकते क्या? जरूर तुमको देंगे ट्रेनिंग, चलो आ जाओ तुम भी ट्रेनिंग में। तो वो बर्तन मारने का काम छुड़ा करके उसको ट्रेनिंग दिया। तो 6 हफ्ते का ट्रेनिंग किया। तो ट्रेनिंग करने के बाद वो चला गया गांव में। अभी बोलता है कि हमको उसमें तो बी बॉक्स रहता है, बॉक्स, तो हमने कारपेट पर बॉक्स बनवाए, और बॉक्स हमने उसको क्रेडिट में दिया, दान में नहीं दिया। उसका स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, मतलब जब तुम्हारे पास मद शहद आएगा तो हम करना। उसके बाद देखा हमने ये दिया, फिर भी उसको गरीबी गरीब रहा। क्या बात है? बोले हमारे वो व्यापारी लोग आते हैं रांची से, आकर के शहद खरीद करके जाते हैं। मैं 1982 की बात बोल रहा हूँ। कितने रुपए में? 10 रुपए किलो, और बाजार में बेचता है 20 रुपए किलो। उस समय की बात बोल रहा हूँ, शहद, प्योर शहद। हमने कहा ठीक है, तुम हमको दे के जाओ, हम यहाँ से बिक्री करेंगे। और उसको 10 के बदले 20 रुपए मिलना शुरू किया, और हमने 21 रुपीज में बेचा। 1 रुपए का एवोपरेशन लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। आपको आश्चर्य होगा, 1 साल में 10 टन मधु, 10 टन, 10 किलो नहीं, 10 टन शहद हमने बेचा। और ये सब इनकम किसके पास गई? ये ट्राइबल के पास, ये आदिवासियों के पास। इस प्रकार से लोग का आर्थिक विकास हुआ, सभी प्रकार का विकास हुआ। आज हजारों ट्राइबल्स में हो गया। फिर उनको कहा कि तुम स्वार्थी मत बनो, जब तुम्हारा विकास होगा दूसरों को विकास के लिए भी सोचो। तुम्हारे गांव में जब हमने कहा, कुछ लड़के बोलते थे फेयरवेल मीटिंग में कि हमने यहाँ से हमको क्या शिक्षा मिली, हम अपने गांव में जाकर के हम नाइट स्कूल खोलेंगे, रात्रि पाठशाला खोलेंगे, और एक भी बच्चा हमारे गांव में अशिक्षित नहीं रहेगा, निरक्षर नहीं रहेगा, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। फिर उसको हर महीने 1 तारीख को बुलाते थे, उनको हम लालटेन देते थे, किताबें देते थे, ये सब देते थे। पर लालटेन का, केरोसिन का पैसा बोला तुम्हारे गांव के जो बच्चे आएंगे उनके पिताजी से देना, नहीं तो वो समझेंगे स्कूल हमारी नहीं है। तो इस प्रकार से 25 पैसा पर वीक उस समय के जमाने में केरोसिन का पैसा उनके माँ बाप देते थे। पहले तो बोलते ही नहीं थे स्कूल क्या चला है, सब बंद करो। पर बाद में स्कूल का बिल्डिंग भी उन्हीं के पैसे से हुआ, और लालटेन का पैसा वो माँ बाप देते थे, पर बहुत सारे सिटिंग करना पड़ा। सेल्फ डेवलपमेंट हुआ। इसके अगेंस्ट में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि किसी गांव में सारे विश्व की धन दौलत दी जाए तो भी उस गांव का विकास नहीं होगा, यदि आपने उस गांव के जो मनुष्य हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने की शिक्षा नहीं दी, तो सारे विश्व के धन दौलत भी उस एक गांव के विकास के लिए काफी नहीं है। ये स्वामी विवेकानंद ने 1894 में कहा था, और हमने खुद ने अपनी आंखों से देखा। जब मैं वहां पर रांची में था, एक गांव था, नाम नहीं मैं बताऊंगा, रांची से करीब 20-25 किलोमीटर दूर पर है वो गांव। उस गांव में वर्ल्ड बैंक ने एक प्रोजेक्ट लिया कि उस गांव को डेवलप करना है। 1 करोड़ रुपया उसमें डाला, 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट उस समय के जमाने में। और उसके बाद में ये 5 साल के, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद क्या देखा गया, 2 वर्ष के बाद वो प्रोजेक्ट जब खत्म हुआ तो केवल 2 जन का विकास हुआ था।
एक जिसकी शराब की बोतल की दुकान थी उसकी पक्की बिल्डिंग बन गई और दूसरा एक किराने की दुकान थी उसकी पक्की बिल्डिंग बन गई। और बाकी सब जितने गरीब थे और गरीब हो गए, क्योंकि और उनको शराब की आदत लग गई, क्योंकि जो पैसा वहां मिलता था वर्ल्ड बैंक से वो पूरा शराब पीने में लगा देते थे। शिक्षा शिक्षा शिक्षा, स्वामी जी ने कहा सबसे पहले जादुई चिराग है शिक्षा। उनको उचित प्रकार की शिक्षा नहीं दी गई, आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा नहीं दी गई, उचित प्रकार शिक्षा नहीं दी गई, तो पैसा केवल देने से किसी गांव का विकास होने वाला नहीं है। ये हमने नजर से देखा। एक तरफ हमारे गांव में है 74 नाइट स्कूल है, विवेकानंद यूथ क्लब उन्होंने शुरू किया है 74 गांव में, हमारे एक्सटेनिज ने, दिव्यांग में। और इधर एक गांव है जहां पर वर्ल्ड बैंक ने इतना 1 करोड़ रुपए दिया, एक भी घर का विकास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उचित प्रकार की शिक्षा नहीं दी गई थी। इसलिए कहने का मतलब यह है, यदि हमें भारतीय संस्कृति द्वारा समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करना है तो हमारी आदिवासी संस्कृति जो भारतीय संस्कृति का भाग है उसको बचाए रखना है। उसको बचाए रखना है, उसके साथ उचित प्रकार की शिक्षा हमको आदिवासियों को देना है। उनके विकास के लिए जो भी योजनाएं आती है उन योजनाओं का भी ठीक ठीक उपयोग कर सके, उसके लिए भी आवश्यक है कि उनको उचित प्रकार की शिक्षा दी जाए। एजुकेशन इज द पैनेशिया ऑफ ऑल आवर इविल्स। और दूसरा एक छोटा सा मैं अपना जो अनुभव है उसको शेयर करके मैं अपनी बातें को विराम दूंगा। एक मैंने बताया कि नॉन फॉर्मल ट्रेनिंग के द्वारा हमने कैसे परिवर्तन किया। अभी दूसरा मॉडल बताऊंगा रामकृष्ण मिशन का। वहां पर मैं 1982 में जब गया, स्वामी आत्मानंद जी, ब्रह्मलीन स्वामी आत्मानंद जी थे रायपुर के, वो जब गए थे बस्तर जिले में, वहां पर एक एरिया है उसका नाम है अबूझमाड़। अबूझमाड़ मतलब ऐसी जगह जिसको कोई नहीं जानता है। आज भी वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में वो जमीन नहीं है। वो करीब करीब 30 किलोमीटर का रेडियस का जो एरिया है उसका नाम ही अबूझमाड़ है। वहां के जो लोग रहते हैं, हमने जो पढ़ा, किताब में पढ़ते हैं हम लोग, प्रिमिटिव ट्राइब्स, ट्राइब नहीं, प्रिमिटिव ट्राइब, जो मूल आदिवासी कैसे रहते थे उसकी झलक हमने खुद ने अपने आंखों से देखी जब हम गए वहां अबूझमाड़ में 1982 में स्वामी आत्मानंद जी के साथ। एक भी मनुष्य के ऊपर में कपड़ा नहीं है। वो कुछ कुछ पेड़ की छाल या पेड़ का जो पत्ता है उसको थोड़ा बांध दिया 1-2 जगह पर, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, ये हमने देखा है। ऐसी अवस्था। और पूरे जंगल में रहते हैं, वहां पर पशु पक्षी सब खत्म, सब खा गए खेती करना नहीं जानते, चावल फल फेंक देते हैं। उनको केवल एक ही वस्तु की आवश्यकता है, जब मांस खाते हैं उसको पकाना भी नहीं जानते थे। बाद में किसी पकाना जो शुरू किया उसमें अभी एक चीज उनकी जरूरत थी, स्वादिष्ट मांस के लिए उनको नमक नहीं चाहिए, नमक नहीं मिलता। 20 किलोमीटर दूर जाते थे छोटे से शहर में, वहां जाकर के क्यों जाते थे? नमक खरीदने। पैसा तो उनके पास है ही नहीं। तो व्यापारी ने बोला कि बिना पैसे के नमक मैं कैसे दूंगा आपको, आपको कुछ तो देना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो चिरौंजी वहां पर होती थी, चिरौंजी दाना आपने देखा होगा, जो मिठाई में देते हैं। तो चिरौंजी दाना बहुत कॉस्टली होता है, उसके पेड़ रहते थे वहां, चिरौंजी दाना उसको वो तोड़ते थे, तोड़ करके लाते थे। व्यापारी बोलता था देखो मैं तुमको ठगूंगा नहीं, ये तराजू है, एक तरफ चिरौंजी दाना, एक तरफ नमक। आप सोचिए, 1 रुपए किलो, 500 रुपए किलो। उस बेचारा वो तो जानता नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो खुश हो गया, वाह हमने ठगा, हमको ठगा नहीं गया है। ये जब ब्रह्मलीन आत्मा जी देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने इनपुट सेंटर खोले, वहाँ नारायणपुर नाम में एक जगह है बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर एक उन्होंने बहुत बड़ा आश्रम शुरू किया, बहुत बड़ा सेंटर शुरू किया, अबूझमाड़ ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। उस समय जो ये था रायपुर, वह भी मध्य प्रदेश में था, छत्तीसगढ़ नहीं था उस समय। और ये नारायणपुर भी छत्तीसगढ़ में ही था, मध्य प्रदेश में ही था। तो मध्य प्रदेश सरकार ने उस समय कुछ ग्रांट दी थी, उसमें से वो शुरू किया गया अबूझमाड़ ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सारे इनपुट शुरू कर दिए। ये 1985 में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट। आपको जानकर आश्चर्य होगा आज क्या हालत है। आज 5000 बच्चे आदिवासी, वही बच्चे जिनके ग्रैंडफादर कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, खाना नहीं जानते थे, ये आज ये बच्चे पढ़ रहे हैं। इनको देख करके लगेगा इतने स्मार्ट बच्चे किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे इसकी टक्कर ले सकते हैं।
सुब्रतो कप हुआ था दिल्ली में फुटबॉल में, उसमें रनर्स अप थे ये हमारे बच्चे नारायणपुर के अबुझमाड़ ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के, ये आदिवासी लोग। जो स्वामी जी ने कहा है ना, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में अनंत शक्ति विराजमान है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है ये अबुझमाड़ ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बच्चे। ये नक्सल एरिया है, नक्सलों के बीच हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे समाज स्वामी जी ऊपर अटैक भी होता है, एक बार पकड़ के भी ले गए थे, फिर भी हमने छोड़ा नहीं है, काम कर रहे हैं वहां पर। और इस प्रकार से जो जिनके ग्रैंडफादर, जिनके दादा वगैरह सब लोग कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, आज वो लोग डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, एक आध तो कलेक्टर भी बन गया, सॉरी कलेक्टर तो नहीं बना, डीएसपी बन गया, आईपीएस ने पास किया, ऐसे भी कुछ लोग हैं। और ये लोग आगे बढ़ गए, अभी वहां जाकर के गांव में उसको अपने गांव में जाकर के उसका विकास कर रहे हैं। तो ये मॉडल दोनों मैंने बताए। फिर अरुणाचल प्रदेश में अलग प्रकार का मॉडल है, वहां पर हमारा एक बहुत बड़ा ये डेंजर था कि आदिवासी लोग अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे, इसलिए वहां पर भी हमारी बड़ी बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुरू की गई है आदिवासी। तो रामकृष्ण मिशन के द्वारा हमने इस प्रकार से प्रयत्न किया है, शिक्षा, उचित शिक्षा के माध्यम से आदिवासी संस्कृति को बचाया जाए और इस प्रकार से वे पूरे भारतीय संस्कृति के अंग रहें, भारत के अंग रहें, भारत के इसमें साथ में रहें, हमारे देश के विकास में उनका बहुत बड़ा अहम योगदान वो बना रहे, इस प्रकार से प्रयत्न करना पड़ेगा। तो मैं आयोजकों को फिर से पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा, मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मेरे कुछ अनुभवों को आपके सामने शेयर कर सकूं। धन्यवाद।